अच्छा जी, इम्प्लांट जब हम प्लेस करते हैं या इम्प्लांट को एज ए ट्रीटमेंट ऑप्शन चूज करते हैं, तो उसमें मेडिकल हिस्ट्री, डेंटल हिस्ट्री, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट ऑफ पेशेंट, उसमें फिर सर्जिकल ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट प्लानिंग, फाइनल ट्रीटमेंट प्लानिंग, एंड देन आपके पास आ जाता है सर्जिकल प्रोसीजर। लेकिन इन सब के बीच में जो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है वो प्रोस्थेटिक कंसंट्रेशन का होता है। प्रोस्थेटिक कंसंट्रेशन का मतलब ये है, प्रोस्थेटिक का मतलब होता है प्रोस्थेसिस, कि इस कंडीशन में जो इम्प्लांट आप चूज करेंगे तो उसकी क्या रिलेशनशिप हो सकती है वहां के जो एग्जिस्टिंग टीथ होते हैं, जो स्पेस होता है, इसकी स्टेबिलिटी किस चीज से कंप्रोमाइज हो सकती है, इसकी डिजाइनिंग किस तरह हो सकती है, एडजेसेंट जो एनाटॉमिकल वेरिएशन है या स्ट्रक्चर है उसकी से कितनी डिस्टेंस हो सकती है, इम्प्लांट और क्राउन या अबटमेंट के दरमियान क्या रेशो हो सकता है, इम्प्लांट स्पेसिंग आप किस तरह करेंगे। सही है, अगर इम्प्लांट रिटेंटिव डेंचर आप प्लेस कर रहे हैं एज अ प्रोस्थेसिस, तो उन प्लेसमेंट में या उन ट्रीटमेंट प्लानिंग में आप कौन कौन सी चीजों को कंसिडर करेंगे, कौन कौन सी चीजों को इवैल्यूएट करेंगे, कौन कौन सी चीजों को ऑब्जर्व करेंगे। तो प्रोस्थेटिक कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्लांट का मतलब यह है कि इम्प्लांट एज अ प्रोस्थेटिक ऑप्शन है हमारे पास, एज अ प्रोस्थेसिस है हमारे पास। तो इस हमने चूज कर लिया इम्प्लांट को एज अ प्रोस्थेटिक ऑप्शन, तो ये जो प्रोस्थेसिस है उसमें कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं, कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जिनको हमने प्लेसमेंट से पहले कंप्लीटली अंडरस्टैंड करना है। तो वही पॉइंट्स हम पढ़ेंगे। तो आप जब इम्प्लांट को प्रोस्थेटिक ऑप्शन चूज करते हैं तो आपने सिंपली इन पॉइंट्स को नोट डाउन करना है, इन पॉइंट्स को क्या करना है, वो नोट डाउन करना है, उनको कंसिडर करना है, उनको कंसंट्रेशन में लाना है। सिंपली सबसे पहला है कि व्हाट नीड टू बी रिप्लेस। इसका ही मतलब है कि जब आप चूज करने वाले हैं या कर रहे हैं इम्प्लांट को, तो आप रिप्लेस क्या कर रहे हैं। आया आप सिंगल टूथ को रिप्लेस कर रहे हैं तो आपके पास अलग ऑप्शंस आएंगे, समझ में, ट्रीटमेंट प्लानिंग डिफरेंट होगी, प्रोस्थेटिक ऑप्शन डिफरेंट होगा। आया आप नहीं, आप मल्टीपल टूथ, मल्टीपल का मतलब यह होता है कि या तो आप मल्टीपल इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं मल्टीपल टूथ को रिस्टोर करने के लिए, 4 टूथ हैं आप 4 इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं, या 4 टूथ को रिप्लेस करने के लिए आप 2 इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं। इट डजंट मीन, यहां पर सिर्फ रिस्टोरेशन की बात हो रही है। अगर आप मल्टीपल को रिस्टोर कर रहे हैं मल्टीपल टूथ को, तो आपके पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, प्रोस्थेटिक ऑप्शन। फॉर 4 टूथ 4 इम्प्लांट, फॉर 4 टूथ 2 इम्प्लांट, ये भी हो सकता है। तो ये आपने पहले डिफाइन करना है। आया आपने साथ में सिर्फ टूथ को रिस्टोर करना है, टूथ जो होता है या इससे एक्सेसरी जो स्ट्रक्चर होता है जिस तरह जंजाइवा होती है, तो आपने डेंचर्स में देखे होंगे कि हम वो जब बहुत ज्यादा जंजाइवल रिसेशन होती हैं और वहां पर आप प्लेसमेंट करते हैं तो फिर जो रिस्टोरेशन होती है और नेचुरल जंजाइवा होती है उनके दरमियान स्पेस नजर आता है, क्योंकि जंजाइवा तो खत्म हो गई, रिसीड हो गई है। तो इसके लिए हम आर्टिफिशियल जंजाइवा भी टूथ के साथ थोड़ा सा लगा लेते हैं, एक्रेलिक का या डेंचर बेस का, कि भाई ये वैक्स का, कि भाई ये थोड़ा सा हमें एस्थेटिक अपीयरेंस दे दे। तो या तो टूथ रिप्लेस करना है या टूथ के साथ जंजाइवा रिप्लेस करना है। आया आपका जो कंसंट्रेशन है या जो आपका फोकस है वो फंक्शनल ज्यादा है या एस्थेटिक ज्यादा है। आप इंटीरियर में जा रहे हैं तो आपकी जो मेन रिक्वायरमेंट्स है वो एस्थेटिक है, तो आप अपने प्रोस्थेटिक ऑप्शन में या प्रोस्थेसिस में इस चीज को ज्यादा फोकस करेंगे। सही है, लेकिन अगर आप फंक्शनल की तरफ जा रहे हैं तो आप बायोमैकेनिक्स को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आप स्टेबिलिटी को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आप रिटेंशन को ज्यादा फोकस कर रहे हैं, आप कंप्रेसिव स्ट्रेस को, स्ट्रेंथ को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो ये आप डिफाइन कर ले अपने प्लानिंग में कि आया सिंगल टीथ है, मल्टीपल टीथ रिस्टोरेशन है, टूथ इंडिविजुअल है, या उसके साथ जंजाइवा या कोई और स्ट्रक्चर में रिस्टोर कर रहा हो, सॉफ्ट टिश्यू की कोई रिस्टोरेशन कर रहा हो, साथ साथ में मेरी रिस्टोरेशन जो है वो होली एंड सोली फंक्शनल है या वो एस्थेटिक बेस है। पहला पॉइंट आपने ये नोट करना है। दूसरा पॉइंट आपके पास क्या होना चाहिए, इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग टीथ प्लस स्ट्रक्चर। इसका ये मतलब है कि जब आप एग्जिस्टिंग टूथ मौजूद है, पेशेंट जो है वो पार्शियली इडेंचुरस पेशेंट है, कुछ ना कुछ टीथ उसके, अब या तो वो टीथ की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको रिमूव ना करें और उसको उसी जगह पे रहने दें, अगर वो साउंड है, उनकी जो पेरोडोंटल हेल्थ है वो ठीक है, कोई मोबिलिटी नहीं है, किसी भी ग्रेड की मोबिलिटी नहीं है, वो क्यूरियस नहीं है, वो सेवियरली रिस्टोर्ड नहीं है, वो नेचुरल फॉर्म में है, तो आपके पास ऑप्शन ये है कि मस्ट रिटेन, इन टीथ को आप रिटेन रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके एग्जिस्टिंग टूथ किसी काम के नहीं है
तो अच्छी बात है कि आप इसको रिमूव कर ले, ताकि इसके बाद जब आप इम्प्लांट प्लेसमेंट करते हैं तो आप इम्प्लांट रिटेंटिव डेंचर लगा सकते हैं जो इन कंप्रोमाइज टूथ को रिस्टोर कर सकता है। आपको समझ आ रही है कॉन्सेप्ट की कि आपने ये देखना है कि एग्जिस्टिंग टूथ और एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर की क्या कंडीशन है। एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर का मतलब यह होता है कि आया प्रीयर किसी मॉडिफिकेशन की जरूरत है या नहीं है, टॉरस मंडिबुलरिस को रिमूव करना है या नहीं करना, एग्जांपल दे रहा हूं, रिज ऑगमेंटेशन करनी है या नहीं करनी, साइनस लिफ्ट करना है या नहीं करना। तो ये एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर आप एवेलुएट करते हैं कि आया एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन जरूरी है या नहीं है, और या जो एग्जिस्टिंग टीथ हैं वो इतने हेल्थी हैं कि फोर्स बर्दाश्त कर सकते हैं, वो इतने हेल्थी है कि इम्प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, वो इतने हेल्थी है कि इम्प्लांट रिलेटेड डेंचर को सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर वो हेल्थी नहीं है तो आप उसको बिफोर ट्रीटमेंट या बिफोर प्रोस्थेसिस आप उसको रिमूव कर ले। थर्ड आपके पास ऑप्शन आ जाता है मोलर रिलेशन और अक्लूजन का, कि भाई जो मोलर रिलेशन है वो किस क्लास की रिलेशन है, और जो अक्लूजन है वो नॉर्मल है या माल अक्लूजन है। समझ में आई बात? तो जब आप देखो, अगर आपने मोलर रिलेशन फॉर एग्जांपल डिफाइन कर लिया कि भाई क्लास 1 मोलर रिलेशन है इस पेशेंट की, तो यही क्लास 1 मोलर रिलेशन आप इम्प्लांट में भी रिस्टोर करेंगे, और वही क्लास 1 मोलर रिलेशन जो होगा वो इम्प्लांट रिटेंटिव डेंचर में ही रिस्टोर होगा। ऐसा नहीं है कि पेशेंट की मोलर रिलेशन जो नेचुरल है वो क्लास 1 है और आपने अपनी तरफ से क्लास 2 लगा दिया डेंचर में, तो वो इसको बायोमेकेनिक्स को कंप्रोमाइज बना रहा है, उसके फंक्शनल कैपेबिलिटीज को कंप्रोमाइज बना रहा है, उसकी स्टेबिलिटी को कंप्रोमाइज बना रहा है। तो आपने जो नेचुरल मोलर रिलेशनशिप है उसको देखना है, और साथ में जो अक्लूजन है, क्लास 1 अक्लूजन है, ठीक है, क्लास 2 है, सही है, क्लास 1 क्लास 2 डिवीजन 1 है, क्लास 2 डिवीजन 2 है, क्लास 3 है, स्यूडो क्लास 3 है, मल्टीपल है, आप वही रिस्टोर करेंगे जो नेचुरल है। साथ साथ में मैं यही बात कर रहा हूं कि क्लासेस को डिफाइन करना है। बाइट, ओवर बाइट्स हैं तो भाई ओवर बाइट, क्रॉस बाइट है तो भाई क्रॉस बाइट, ओवर जेट है तो भाई ओवर जेट। आपने पहले से इन चीजों को प्रोस्थेटिक ऑप्शन के लिए डिफाइन करना होगा। कंपनसेटरी कर्व्स, कंपनसेटरी कर्व्स का मतलब यह होता है कि यहां पर जो कर्व ऑफ स्पी है या कर्व ऑफ वेल्सन है उसके क्या रिलेशनशिप है, वो तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफरेंट होता है। तो इस पेशेंट में कंपनसेटरी कर्व्स जो डिफाइन है वो क्या रिलेशनशिप को शो कर रहे हैं, वो किस तरह की एंगुलेशन को शो कर रहे हैं, उस टूथ की मैक्सिलरी टूथ के किस एंगुलेशन को डिफाइन कर रहे हैं और मैंडिबुलर टूथ की किस एंगुलेशन को डिफाइन कर रहे हैं। सही है, तो ये आपने साथ साथ में देखना है। इसके बाद जब आप आ जाते हैं तो इंटर आर्च स्पेस की तरफ, इंटर आर्च स्पेस आपको ये डिफाइन करके देगा, ये आपके ट्रीटमेंट ऑप्शन को लिमिट बनाएगा। लिमिट बनाएगा, लिमिट किस तरह बनाएगा मैं बता रहा हूं कि लिमिट किस तरह बनाएगा। जब इंटर आर्च स्पेस एडिक्वेट है, ज्यादा है आपके पास, अच्छा खासा, तो आपके पास ऑप्शंस आ सकते हैं। सही है, जिस तरह मैंने यहां पर लिखा कि अगर फॉर एग्जांपल 8 mm तक इंटर आर्च स्पेस है, 8 mm तक, तो स्क्रू रिटेन अबटमेंट, स्क्रू रिटेन अबटमेंट, ये स्क्रू रिटेन अबटमेंट बात हो रही है इम्प्लांट, किसकी बात हो रही है, इम्प्लांट। स्क्रू रिटेन अबटमेंट का मतलब ये होता है कि अगर आपने इम्प्लांट बॉडी ये प्लेस कर ली, ये इम्प्लांट बॉडी आपने प्लेस कर ली बोन में, समझ में आई बात, ये आपने प्लेस कर ली। अब इस इम्प्लांट के ऊपर जो अबटमेंट आएगा, जो क्राउन आएगा, तो वो क्राउन किस तरह होगा, वो क्राउन किस तरह होगा, तो ये क्राउन इस अबटमेंट में स्क्रू की वजह से रिटेन या टाइट होता है। तो फॉर एग्जांपल 8 mm तक स्पेस है तो स्क्रू रिटेन अबटमेंट ऐसे प्रोस्थेटिक ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इससे कम है तो आप सीमेंट रिटेन की तरफ जा सकते हैं। किसकी तरफ जा सकते हैं, सीमेंट रिटेन की तरफ। फिर यहां स्क्रू वाला काम नहीं होगा, अपने सीमेंट से अबटमेंट को रिटेन करना होगा इम्प्लांट में। समझ में, आप क्वेश्चन कर सकते हैं बीच बीच में, सही है। बार रिटेन जो होता है वो मोस्टली हम डेंचर्स के लिए करते हैं कि भाई अगर आपके पास स्पेस है, सही है, और प्रॉपर सपोर्ट नहीं है तो आप बार रिटेन ओवर डेंचर्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाला जो बार रिटेन है ये नीचे भी एक्सप्लेन होगा थोड़ी देर बाद, वहां पर आपको सही समझ आएगी। एपी स्प्रिट में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे लास्ट वाले ऑप्शन। समझ में आई बात? अच्छा जी, इसके बाद क्राउन टू इम्प्लांट रेशो, क्राउन इम्प्लांट रेशो या क्राउन टू इम्प्लांट रेशो। क्राउन इम्प्लांट रेशो का क्या मतलब है, इधर देखो भाई साहब, इधर देखो सारे, ये अज्यूम होता है एज अ क्राउन जो ऊपर लगा है, समझ में आई बात, और ये अज्यूम होता है एज अ इम्प्लांट, इसको इम्प्लांट कहा जाता है। ये क्या है, ये स्पेसिफिकली इम्प्लांट है और ये क्राउन है। तो कहते हैं कि फेवरेबल क्या है, फेवरेबल, फेवरेबल मीन एक्सेप्टेबल, फेवरेबल मीन ट्रेडिशनल, फेवरेबल मीन के भाई अच्छा। तो अगर इधर देखो ये 1:1 है तो ये फेवरेबल है। 1:1 का क्या मतलब हुआ, जितनी लेंथ क्राउन की है उतनी इम्प्लांट की है,
फॉर एग्जाम्पल 5 mm इम्प्लांट, और आपके पास जो स्पेस है वो 10 mm है, एंटर आर्च स्पेस जहां पर आपने प्लेस करना है। तो ये तो फेवरेबल है। ये इंक्रीज कब होगा, ये फेवरेबिलिटी इंक्रीज कब होगी और ये फेवरेबिलिटी डिक्रीज कब होगी, आप बता सकते हैं? मैंने यहां पर कहा कि भाई फेवरेबल तो आपके पास 1:1 आ गया भाई है, लेकिन इंक्रीज का क्या कॉन्सेप्ट है और डिक्रीज का क्या कॉन्सेप्ट है इसमें? ये फेवरेबिलिटी इंक्रीज कब होगी, कब ज्यादा प्रोग्नोसिस वाले काम होगी? एंटर आर्स को गोली मारे इन दोनों की रेशो को देखे। एग्जैक्टली नहीं, यही बात, ये जो वर्दा कह रही है ये ठीक है। कहते हैं कि अगर इम्प्लांट ज्यादा होता है लेंथ में और ये वाला छोटा बन जाता है तो ये फेवरेबल है, क्योंकि यहाँ सपोर्ट ज्यादा हो गया और क्राउन का। फॉर एग्जांपल ये 6 mm बन गया और ये 4 mm बन गया फॉर 10 एंटर आर्च स्पेस, तो इसको हम कहते हैं कि भाई ये इंक्रीज हो गई फेवरेबिलिटी। डिक्रीज तब होगी कि आप इसको 6 mm बनाते हैं और इसको 4 mm बनाते हैं, तो फिर यहां पर जो फेवरेबिलिटी है वो डिक्रीज होगी। 6 नंबर पॉइंट है जो इम्प्लांट स्पेसिंग, ये ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में डिफाइन भी हुआ है कि इम्प्लांट प्लेसमेंट का क्या मतलब है। इम्प्लांट प्लेसमेंट का सिंपल ये मतलब है कि अगर एडजेसेंट टूथ है इम्प्लांट के साथ, इम्प्लांट के इस साइड पे टूथ मौजूद है, तो ये वाली डिस्टेंस और जो टूथ का रूट है वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए? 1.5 mm। तो आप ये 1.5 mm ले लें। एडजेसेंट इम्प्लांट, यहाँ पर इम्प्लांट है और यहाँ पर इम्प्लांट है, तो इन दोनों के दरमियान कितनी होनी चाहिए? 3 mm। सही है, ये कितनी होनी चाहिए? 3 mm होनी चाहिए। और उस हिसाब से हमने एग्जांपल्स भी ली थी कि अगर आपके पास 4 mm का इम्प्लांट है और आपके पास 4 mm के 2 इम्प्लांट्स है और आपने वो 2 टीथ के दरमियान लगाने हैं, एक साइड पे भी टीथ एक साइड पे टीथ और बीच में वो इम्प्लांट, 2 इम्प्लांट, तो एक तो 8 mm आपको वैसे भी चाहिए एक 4 mm इम्प्लांट के लिए, 4 इम्प्लांट के लिए। एक इम्प्लांट के एडजेसेंट टीथ है तो आपको कितना चाहिए? तो 8 + 1.5 9.5। दूसरे इम्प्लांट के बी एडजेसेंट टीथ है तो वहां पर कितना चाहिए? 1.5, 11 हो गए। और बीच में कितना चाहिए? 2 इम्प्लांट के दरमियान 3 mm, तो 14 mm आपको चाहिए जब आप 4 mm के 2 इम्प्लांट प्लेस कर रहे हैं बिटवीन 2 टीथ। तो इसी तरह हम इसको फिर काउंट करते हैं। रिजर्प्शन पैटर्न में हमें स्क्रूटनी की जरूरत होती है। स्क्रूटनी का मतलब यह होता है कि प्रॉपर आपने बोन की क्वालिटी, बोन की क्वांटिटी और रिज रिजर्प्शन को देखना है। तो स्क्रूटनी जब आप करेंगे तो आपको ये पता होगा, खास करके मैक्सिला में, मैंडिबल इज समहाउ एक्सेप्टेबल, लेकिन मैक्सिला में आप स्क्रूटनी ये करेंगे क्योंकि यहाँ पर रिजर्प्शन पैटर्न इंतहाई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। टाइम के साथ साथ मैक्सिला नैरो होती जा रही है, समझ में आई बात? इनवर्ड एंड पैलेटल इसकी रिजर्प्शन पैटर्न है, अपवर्ड एंड इनवर्ड, तो ये टाइम के साथ साथ नैरो होती जा रही है। तो इस वजह से आपने स्क्रूटनी प्रॉपर करनी है कि भाई ये इम्प्लांट के लिए सुटेबल है या नहीं है। अगर सुटेबल नहीं है तो प्री एपी स्प्लिट क्या होती है, ये थोड़ा सा आप उसको देख लें। एपी स्प्लिट को, एपी स्प्लिट का मतलब होता है एंटीरियो पोस्टीरियर स्प्रेड। एंटीरियो पोस्टीरियर स्प्रेड का मतलब यह होता है, मैं जरा इसको मैं जरा इस मॉडल के थ्रू समझा देता हूं। सही है, इस मॉडल के थ्रू, ये ब्लर होगा तो मुझे बताना, सही है? ठीक है, फॉर एग्जांपल सही आ रही है, ये कंप्लीटली इडेंचुलस पेशेंट रिज है। आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन है इम्प्लांट रिटेंटिव डेंचर। इम्प्लांट रिटेंटिव डेंचर का मतलब यह होता है कि इसमें आप 1 2 3 4 5 6 इम्प्लांट रख लेंगे और इसके ऊपर आप डेंचर को स्क्रीव या टाइट कर लेंगे, इसको कहते हैं इम्प्लांट रिटेंटिव डेंचर। सही है, लेकिन इसके लिए हमें प्रॉपर एपी स्प्लिट की जरूरत होती है। एपी स्प्लिट का मतलब यह है कि आपने एक इम्प्लांट, यहाँ ये जो रेड वाला है ये एक इम्प्लांट है, समझ में आई बात? और एक इम्प्लांट ये है। तो एपी स्प्लिट का मतलब यह है कि फ्रॉम इंटीरियर टू पोस्टीरियर, इस डेंचर के लिए कितना आपको स्पेस चाहिए इंटीरियर टू पोस्टीरियर, कि भाई इसमें प्रॉपर स्टेबिलिटी आ जाए और प्रॉपर रिटेंशन। तो अच्छा जी, इसमें इस तरह होता है, इसमें इस तरह होता है कि हम पहले एपी स्प्लिट को डिफाइन किस तरह करेंगे। तो एक आप यहां पर ये जो इम्प्लांट है इसके इंटीरियर में लाइन ड्रा करना, ये वाले इम्प्लांट के कहां ड्रा करना, इस वाले इम्प्लांट के बिल्कुल सेंटर पे लाइन ड्रा करना, यहां से लेके यहां तक इस स्पेस को हम कहते हैं एपी स्प्लिट। कि ये कितना है, ये डिफाइन करता है आपके इम्प्लांट की स्टेबिलिटी एंड रिटेंशन। इधर देखो, एक तो ये बात हो गई, लेकिन एक और हमारे पास ऐसे डेंचर होते हैं जिनको कहा जाता है बार रिटेंटिव डेंचर। बार रिटेंटिव डेंचर का मतलब ये होता है कि आपने एक एक्स्ट्रा जो स्पेस यहां पर है इसमें एक मेटल बार
बार इस डेंचर के साथ यहाँ अटैच करना है और एक मेटल बार इस डेंचर के साथ यहाँ अटैच करना है कि ये वाले मेटल बार जो है वो इस इम्प्लांट रिटेंटिव डेंचर को एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करने और एक्स्ट्रा रिटेंशन प्रोवाइड करने और एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने। तो आपने इस साइड पे भी इधर देखो ना, जो एपिस्प्रिड है, एपिस्प्रिड ये फॉर एग्जांपल आपके पास 10 mm आ गया, मैं वैसे कह रहा हूं 10 mm। तो बार रिटेंटिव डेंचर के लिए, ये तो नॉर्मल डेंचर की बात हो रही है, ओरल डेंचर की, बार रिटेंटिव डेंचर के लिए आपको एपिस्प्रिड कितना चाहिए? आपने ये इम्प्लांट और ये इम्प्लांट के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको 1.5 से मल्टीप्लाइड करना है। किससे मल्टीप्लाइड करना है? तो जो आपके पास आ जाएगी वैल्यू वो आपके पास होनी चाहिए कि आप इसके साथ बार भी फैब्रिकेट कर ले, डेंचर के साथ क्या फैब्रिकेट कर ले? बार फैब्रिकेट कर ले। अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि यहां से इस इम्प्लांट से लेके इस इम्प्लांट तक ये डिस्टेंस जो है वो 10 mm है। कितना है? तो बार रिटेंटिव ओवर डेंचर के लिए हमें कितना डिस्टेंस चाहिए? तो क्या बनता है? 15। अगर आप इसको 1.5 से मल्टीप्लाइड करें तो 15। तो पहले आपने ये एक स्प्लिट कैलकुलेट करना, इसको 1.5 से मल्टीप्लाइड करना, तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना एडिशनल स्पेस चाहिए कि आप बार रिटेंटिव डेंचर को फैब्रिकेट कर लें। तो ये वाला पॉइंट जो था वो बार रिटेन ओवर डेंचर के लिए था, जिस ओवर डेंचर में आप बार को फैब्रिकेट करते फॉर एक्स्ट्रा रिटेंशन एंड स्टेबिलिटी। प्रोस्थेटिक कंसंट्रेशन, प्री ऑपरेटिव असेसमेंट, सर्जिकल ट्रीटमेंट प्लानिंग। इसके बाद हम प्रॉपर सर्जिकल टेक्निक की तरफ आते हैं कि अब जो सर्जिकल टेक्निक हमने परफॉर्म करनी है, जो प्रोसीजर हमने परफॉर्म करना है सर्जिकली फॉर प्लेसमेंट ऑफ इम्प्लांट, तो उसमें क्या क्या प्रोसीजर हमारे पास हैं, क्या क्या उसमें इंस्ट्रूमेंटेशन इन्वॉल्व है। सबसे पहले हम आर्मामेंटेरियम के बारे में पढ़ते हैं कि भाई ये सर्जिकल प्रोसीजर में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट इन्वॉल्व हैं और उन इंस्ट्रूमेंट का काम क्या है, इम्प्लांट की सर्जिकल प्लेसमेंट में उन इंस्ट्रूमेंट का क्या काम है। सबसे पहले आपके पास एनेस्थीसिया आती है कि भाई आपने लोकल एनेस्थीसिया को अचीव करना है, सही है, प्रोफाउंड लोकल एनेस्थीसिया। तो इसके लिए आपको चाहिए लोकल एनेस्थेटिक सॉल्यूशन। क्या चाहिए? इट कैन द फॉर्म ऑफ लेग्नोकेन, सही है, लेडोकेन, वाइलोकेन, जो भी ब्रांड्स नेम है, जो भी ईस्टर से बने होते हैं, एमाइड से बने होते हैं बाय नेचर, सही है। एक बात इसमें ये होनी चाहिए कि अगर इनमें वेजो कंस्ट्रक्टर है, मतलब कि एपाइनेफ्रिन की कुछ कंसंट्रेशन इसमें इन्वॉल्व है, तो फिर वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, सही है। और उसका दूसरा मेन फंक्शन ये है कि उस साइट या इम्प्लांट के जो सर्जिकल प्रोसीजर है उसमें ब्लीडिंग कम होती है, क्योंकि लोकल एनेस्थेटिक का वहां पर वेजो कंस्ट्रक्शन वाला इफेक्ट होता है, सही है। अच्छा, इसके बाद आपको रिट्रैक्टर्स चाहिए, क्योंकि आप यहां पर सर्जिकल प्लेट क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे? सर्जिकल प्लेट। तो उसको रिट्रैक्ट करने के लिए उस आपको रिट्रैक्टर चाहिए, और जो एक्सेस गेन करने के लिए, विजिबिलिटी गेन करने के लिए आप टंग भी रिट्रैक्ट करेंगे, चिप भी रिट्रैक्ट करेंगे, टिश्यू भी रिट्रैक्ट करेंगे, तो आपको टंग रिट्रैक्टर चाहिए, मिनेसोटा, ऑस्टन रिट्रैक्टर्स, सही है, ये सारे आपको चाहिए, सॉफ्ट टिश्यू रिट्रैक्टर्स आपको चाहिए, माउथ मिरर, ये सब चीजें आपको चाहिए कि आप जो एसोसिएटेड स्ट्रक्चर है, जिस तरह चेक हो गया, टंग हो गया, उसको आप रिट्रैक्ट करें। और जब आप प्लेब बनाते हैं जिस तरह पीरियोस्टल एलिवेटर हो गया, तो आप उसको यूज करेंगे कि आप फ्लैप को एलिवेट कर ले। किसको एलिवेट कर ले? फ्लैप को एलिवेट कर ले। इसके बाद इंसिजन आपने करनी है, कट लगाना है, क्योंकि आपने इम्प्लांट के साइड को तो एक्सपोज करना होगा, बोन को तो एक्सपोज करना होगा, जिस बोन में आप इम्प्लांट प्लेस करेंगे उसके ऊपर म्यूकोजा है, उसके ऊपर जंजाइवा है, तो उसमें आपने कट लगाना है। तो कट लगाने के लिए आप अपने स्कल्पल और आप अपने ब्लेड्स, जो ब्लेड्स यूज होते हैं, नंबर 15 है फॉर एग्जाम्पल, नंबर 10 है, नंबर 12 है, तो उसी हिसाब से आप अपने ब्लेड जो है वो चूज करेंगे। साथ में अगर बोन मॉडिफिकेशन की जरूरत है, आपने इम्प्लांट कर ली, कोई शार्प इम्प्लांट प्लेसमेंट के लिए ऑस्टियोटोमी क्रिएट कर ली, सर्जिकल प्रोसीजर क्रिएट कर लिया, कोई शार्प बोन है उसको स्मूथ करना है, बोन को मॉडिफाई करना है, तो मैलेट, चीजल्स, रंगोट्स, ये इंस्ट्रूमेंट है, ये आपके पास होने चाहिए। ऑस्टियोटोमी डेवलपमेंट में जब प्रॉपर आप इम्प्लांट के लिए वो ऑस्टियोटोमी डेवलप करते हैं। ऑस्टियोटोमी किसको कहते हैं? जिस एरिया में अपने इम्प्लांट प्लेस करना होगा बोन में, जो आप ड्रिलिंग करते हैं इम्प्लांट के लिए जो आप ड्रिलिंग करते हैं उसको ऑस्टियोटोमी कहा जाता है। तो ऑस्टियोटोमी जब आप डेवलप करते हैं तो इसमें सीजर्स भी आपको चाहिए और ये सारे टिश्यू फोर्सेप्स भी आपको चाहिए। प्रॉपर आपने इस पूरे एरिया को स्टेरलाइज रखना है। क्या रखना है? स्टेरलाइज रखना है। और स्टेरलाइजेशन के लिए प्रोबेबिलिटी आपको चाहिए सॉल्यूशंस, सिरिंज एंड सक्शन मैकेनिज्म आपको चाहिए, क्योंकि जब क्यूपस स्टेरलाइजेशन होगी, इरिगेशन होगी,
तो एक तो जो सर्जिकल प्रोसीजर के दौरान या ड्रिलिंग के दौरान जो हीट बनती है वो हीट मिनिमाइज होगी। एबव 47 डिग्री सेंटीग्रेड अगर हीट क्रिएट होती है तो बोन नेक्रोसिस काज करती है, तो वो मिनिमाइज होगी। साथ साथ में जो फील्ड है वो स्टेराइल बनता जाएगा। क्या बनता जाएगा? स्टेराइल। इन्फ्लेमेशन या पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन या पोस्ट ऑपरेटिव फेलेवर के जो चांसेस है वो कम हो जाएंगे। सर्जिकल प्रिपरेशन में आपने फिर खुद को भी प्रिपेयर करना होगा, बीइंग अ इम्प्लांटोलॉजिस्ट और बीइंग अ डेंटिस्ट, और पेशेंट को भी प्रिपेयर करना होगा उस सर्जरी के लिए। सबसे पहले तो आपके पास बेसिक इक्विपमेंट्स होने चाहिए डेंटल सेटअप में या हॉस्पिटल में या क्लिनिक में। जो आप मेडिकल इमरजेंसी अगर कोई क्रिएट होती है तो उस कंडीशन को आप क्या करते हैं? मैनेज करते हैं। सप्लीमेंटल ऑक्सीजन हो गई, रिपिड सोर्स ऑफ ग्लूकोज हो गया, नाइट्रोग्लिसरीन के टेबलेट्स हो गई। समझ में आई बात? तो ये आपके पास अवेलेबल होने चाहिए। आपके पास रेफरल सिस्टम होना चाहिए कि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन बनती है तो आप उसको हॉस्पिटल या इमीडिएट जो हेल्थ फैसिलिटी होती है उसमें रेफर कर सके। तो एक तो ये बहुत जरूरी है हर किस्म डेंटल प्रोसीजर के लिए और खास करके सर्जिकल प्रोसीजर के लिए। इसके बाद आप पूरी प्रोफाइल को एक मरतबा रिव्यू कर लेंगे। मेडिकल हिस्ट्री, डेंटल हिस्ट्री, वाइटल साइंस, ब्लड प्रेशर, सही है, ब्लड फ्लो, जितने भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है वो सारे परफॉर्म करने, HCV, HBS, ये सारे आपने परफॉर्म करने हैं जब आप प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ये दो काम हो गए। आपने मेडिकेशन की तरफ जाना है। इम्प्लांट के प्रोसीजर 1 घंटा पहले, 2 घंटा पहले आपने उनको मेडिसिन देनी है कि कोई पोस्ट ऑपरेटिव इन्फ्लेमेशन ना बने या ड्यूरिंग सर्जरी कोई इन्फ्लेमेशन ना बने। अवेलेबल जो है एमोक्सिसिलिन की 2 ग्राम का डोज जो है वो आप ओरली कंज्यूम कर सकते हैं एज अ पेशेंट। आप पेशेंट को 2 ग्राम एमोक्सिसिलिन का ओरल डोज देंगे। इंट्रावेनस या इंट्रामस्कुलर आप 1 ग्राम एम्पिसिलिन का वो डोज दे सकते हैं। इसके अल्टरनेटिव आप 1 ग्राम सिफुजोलिन, सही है, और साथ साथ में 6 mg क्लेंडामाइसिन। ये दोनों तो यूज होते हैं अल्टरनेटिवली, लेकिन ये दोनों भी अल्टरनेटिवली यूज हो सकते हैं, एक की जगह दूसरा यूज हो सकता है जो अवेलेबल है। इसके बाद नेसेसरी प्रिपरेशन आती है। नेसेसरी प्रिपरेशन आसान है। नेसेसरी प्रिपरेशन में आपने प्रॉपर पेशेंट को स्टेरलाइज करना है, उनकी ड्रिपिंग करनी है, ड्रिप्स वगैरह सारा वो चीज, सही है। साथ साथ पूरे एरिया को आपने स्टेरलाइज करना है, पूरे क्लिनिकल सेटअप को। जो इम्प्लांट प्लेसमेंट वाली टीम होगी उसके गाउन, उसके जो ग्लव्स होते हैं, जो हियर कवर्स होते हैं, वो सारी चीजें जो है वो स्टेरलाइज होनी चाहिए प्रॉपरली, और वो सारे प्रोटोकॉल्स वो अपनाने चाहिए। इसके बाद हम प्रॉपर जाएंगे सर्जिकल प्लेसमेंट या इम्प्लांट एक्सपोजर साइट की तरफ कि भाई हमने इम्प्लांट के साइट को किस तरह एक्सपोज करना है।